लास्ट टाइम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी चल रहा था। एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया था, पीएच, उसके बाद क्या है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, समझ में आया। तो तीसरा फैक्टर है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट वो कंपाउंड है जिस पर एंजाइम काम करता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी मायने रखता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कि एंजाइम कितनी तेजी से काम करेगा, वो काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उस पर फर्क डालता है। जैसे ध्यान समझिए, यहाँ पर लिखा है कि लिखेंगे कंसंट्रेशन एंजाइम एक्टिविटी, पहले थोड़ा सा लिख लीजिए एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का स्पीड क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, यही एंजाइम की एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये इंक्रीज करती है, इंक्रीज by with increase in substrate concentration। आगे लिखेंगे but up to a limit, एक लिमिट तक की। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना कब तक खाएंगे, जब तक पेट भर नहीं जाएगा, समझ रहे ना, एक लिमिट होती है, उसके बाद इच्छा खत्म हो जाएगी। वैसे एंजाइम के साथ होता है। एंजाइम में ये देखिए, ये एंजाइम है, एंजाइम की सरफेस पर क्या होती हैं, एक्टिव साइट होती हैं। ये क्या है, एक्टिव साइट। इसको लिख लीजिए जल्दी से, पहले थोड़ा सा फास्ट लिखा करो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, समझ में आया, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, समझ लें आप। एंजाइम में इसके क्या एक्टिव साइट है, ठीक है। एक्टिव साइट एंजाइम में बहुत सारी होती हैं। मैंने सबस्ट्रेट हमने मिलाया, अभी कितना सबस्ट्रेट है, 2 है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सबस्ट्रेट और बढ़ा देंगे, 3 कर दिया, 3 प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। एंजाइम जितने सबस्ट्रेट को जितने प्रोडक्ट में बदलेगा बोलेंगे उतना रिएक्शन ऑफ रेट बढ़ रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, समझ में आया। ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, 4 कर दिया और बढ़ के रेट ऑफ रिएक्शन। कितनी एक्टिव साइट मैंने यहाँ दिखाया, 1 2 3 4 5, 5 कर देंगे और बढ़ जाएगा। इसके बाद अब 6 मॉलिक्यूल कर दिया, अब जगह ही नहीं है क्योंकि 5 भी यहाँ आकर के बैठ गए हैं, 5 यहाँ अटैच हो गए हैं। एक्टिव साइट खाली नहीं है, एक्टिव साइट खाली भी तो होना चाहिए, पेट में जगह भी तो होनी चाहिए। तो एंजाइम्स जो होते हैं, जब एंजाइम्स की एक्टिव साइट सारी भर जाती हैं और जब तक उनसे प्रोडक्ट नहीं बनता है तब तक वो एक्टिव साइट खाली नहीं होती है। उस दौरान अगर आप एंजाइम के सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंजाइम की एक्टिविटी एक कांस्टेंट वे में चलती रहेगी, समझ रहे हैं ना। अगर इसको ग्राफ के रूप में देखें, इस तरीके से है, इस पर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लिया जा रहा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, इस पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरीके से चल रहा है ग्राफ। इसके बाद क्या होगा, धीरे 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 कम होता जाएगा रिएक्शन रेट और ये कांस्टेंट हो जाएगी, ये देखिए कांस्टेंट हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन अब नहीं बढ़ेगा, आप जितना भी आगे सबस्ट्रेट बढ़ा लीजिए, लाइन ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अब नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो गया है, समझ रहे ना। अब इस लाइन को अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे, मिलाएंगे तो ये V max होता है, ये क्या है, V max, मैक्सिमम वेलोसिटी रिएक्शन यहाँ पहुँचा है, हाईएस्ट पीक यही तो गया है इस ग्राफ का, ठीक है। V max हो गया, V max ये है, समझ रहे हैं ना। तो एक लिमिट तक भी जो है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सबस्ट्रेट की एंजाइम की एक्टिविटी लिमिट तक बढ़ती है। कारण क्या है इसका, कारण ये है कि जब सारी एक्टिव साइट फिल हो जाती हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी उसके बाद नहीं बढ़ती है, समझ में आया। अगर इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे, देखिए इसका V max/2 क्या होगा,
बाई 2। अब Vmax बाई 2 को अगर यहाँ ले जाएंगे और इसको नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आएगा ना भाई। देखिए Vmax यहाँ हुआ है, इस पर कितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर Vmax आया है, इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Vmax बाई 2 यहाँ है, वो किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर आया है, यहाँ पर आया है। यही वैल्यू क्या होती है, Km, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं। Km क्या है यहाँ पर, ये लीजिएगा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये हर एंजाइम के लिए Km की वैल्यू फिक्स होती है। अलग अलग एंजाइम के लिए Km की वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि हर एंजाइम की वर्किंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, समझ रहे ना। तो एक एंजाइम के लिए Km क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब Km क्या है, अगर Km की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है, Km वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। Km क्या है, लिखेंगे Km है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब Vmax बिकम हाफ, क्या होता जाता है, आधा हो जाता है, मतलब Vmax बाई 2 हो जाता है। वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है Km, समझ लेना। अब एक चीज क्वेश्चन ये आता है कि अगर Km की वैल्यू कम है, अगर Km क्या है, कम है। देखिए अगर इस कर्व को मैं इस तरीके से कर दूं, एक कर्व ये आया, एक कर्व ये दूसरा मैंने बनाया, एक कर्व ये आया, इसका Vmax कहाँ रहेगा, ये जहाँ इसका पुराने वाले कर्व का जहाँ Vmax बाई 2 है, इस नए कर्व का जो B नंबर कर्व है, ये A नंबर कर्व है, तो B वाले कर्व का Vmax यहाँ आना चाहिए ना। हाँ समझ रहे ना, इसकी लाइन को यहाँ ड्रॉ करके ये दूसरा रिएक्शन का है कर्व, इसका Vmax यहाँ आएगा, आएगा, फिर Vmax यहाँ आएगा नए वाले कर्व का, तो Vmax बाई 2 कहाँ रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ रहेगा Vmax बाई 2। इसको जब यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए Km कम हो गया ना। तो अगर Km कम है इसका मतलब क्या है, वो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो है, उसका Vmax कम है। देखिए Km कम है तो Vmax क्या है, कम है ना। इस वाले ग्राफ का क्या है, Km इधर है तो इसका Vmax भी तो ज़्यादा है। तो Km एंजाइम की एक्टिविटी बताता है, लो Km मीन्स एंजाइम की एक्टिविटी लो है, उसका Vmax कम रहेगा, है ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन उसमें कम रहेगा। और जिसका Km ज़्यादा रहेगा, इसका Vmax ज़्यादा है, तो वो एंजाइम फास्ट काम कर रहा है, समझ रहे ना। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। Km क्या बताता है, डिनोट्स एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। लो Km, अगर Km कम है तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी लो होगी, ठीक है, लो एंजाइम एक्टिविटी, समझ रहे हैं। आगे है इनहिबिटर, अगला कौन सा है, इनहिबिटर। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये केमिकल है जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, घटाएंगे, एंजाइम को काम नहीं करने देंगे, ठीक है, हटा देंगे। लिखिएगा इनहिबिटर्स क्या है, केमिकल्स हैं दैट इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। केमिकल्स हैं उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है। अब इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, मतलब एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। तो दो तरीके से जो है एंजाइम इनहिबिटर्स जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, समझ रहे ना।
एंजाइम इनहिबिशन का मतलब क्या है? एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होना। एंजाइम इनहिबिशन इसका मतलब होता है एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाना। कौन इनहिबिट कराएगा? इनहिबिटर से। ये दो तरीके का है। पहला होता है कॉम्पिटिटिव और दूसरा क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव। समझ रहे हैं ना? कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। V मैक्सिमम कैसे मतलब? एक पर ये बना है, इसका V मैक्स ये है, इसका PM यहाँ कहीं आएगा। हाँ, हमें सही करेंगे। और इस वाले पर ये जो कर्व जो है इस तरीके से जाएगा। ये करेंगे ये वाला कर्व, इसका V मैक्स कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। V/2 तो यहाँ आएगा ना, आगे आएगा। ये तो क्या आगे सही करें, आगे आएगा तो कर लीजिएगा। ये जो है V मैक्स लो PM लिखिएगा। लो PM मीन्स क्या होता है? हाई एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी समझ में आया? सही करें, आगे आएगा। PM इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/V मैक्स के। ठीक है, तो देखिए कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव क्या होता है? कंपटीशन कौन करता है? सेम मेंटल लेवल वाले पर्सन कंपटीशन करते हैं। एक तेज पर्सन है और एक वीक है, उनमें कभी कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है? अगर सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर पहले लिखिए इनहिबिटर। इनहिबिटर की स्ट्रक्चर किससे मैच करती है? सबस्ट्रेट। ठीक है, इनहिबिटर स्ट्रक्चर रिजेंबल टू सबस्ट्रेट। अगर ये एंजाइम है, यहाँ पर एंजाइम का क्या है? एक्टिव साइट है। ठीक है, तो इसका सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? ऐसे होगा ना सबस्ट्रेट। ये क्या है? इसका सबस्ट्रेट है। तो इनहिबिटर की स्ट्रक्चर भी अगर ऐसे ही है, इनहिबिटर की स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से अगर मैच कर रही है तो कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। तो कंपटीशन होगा तो इनहिबिटर पहले बाइंड करेगा जाकर के। इनहिबिटर क्या करेगा? पहले बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में। समझ रहे हैं ना? इनहिबिटर पहले बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट कंपैरिजन में हो। जब इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, और नहीं करेगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इनहिबिटर क्या करता है? इनहिबिटर बाइंड फर्स्ट। ठीक है, तो एंजाइम एक्टिव साइट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? उसमें दिया है एग्जाम्पल मैलोनेट। मैलोनेट क्या है? एक इनहिबिटर है। ठीक है, ये क्या है? इनहिबिटर है। किसका इनहिबिटर है? इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एक एंजाइम है, उसका नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। उस एंजाइम उस रिएक्शन में मैलोनेट क्या करता है? इनहिबिटर का काम करता है, और एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। समझ में आया? एक और होता है सल्फा ड्रग्स भी याद रखिए। सल्फा ड्रग्स क्या होती हैं? सल्फा ड्रग्स आर आल्सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है। दो है, एक सल्फा ड्रग है और एक क्या है? मैलोनेट। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? जिसमें एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो होता है, यहाँ पर सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर होती है और इनहिबिटर की स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर एंजाइम और इनहिबिटर की स्ट्रक्चर आपस में मैच नहीं करती है।
तो जो मैच नहीं करती है तो ये इनहिबिटर यहाँ बाइंड नहीं करेगा। तो फिर इनहिबिटर कैसे इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है, तो ये दूसरी जो देखिए एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के सरफेस पर एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्लोस्टेरिक साइट। समझ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, एल्लोस्टेरिक। ये है एल्लोस्टेरिक साइट है। एल्लोस्टेरिक साइट में कभी भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता है, याद रखिए। सबस्ट्रेट हमेशा कहाँ बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पर। एल्लोस्टेरिक साइट को बोलते हैं रेगुलेटरी साइट। क्या बोला जाता है, रेगुलेटरी। मीन्स ये एंजाइम को रेगुलेट कराती हैं, कंट्रोलिंग कराती हैं। इनको बोलते हैं रेगुलेटरी साइट्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये इनहिबिटर कहाँ बाइंड करेगा, एल्लोस्टेरिक साइट पर जाकर के बाइंड कर जाएगा। ठीक, और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ देगा। स्ट्रक्चर जब बिगड़ जाएगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, हो गया। और ये सबस्ट्रेट अब इससे बाइंड नहीं कर पाएगा। समझ लेना, मतलब कम्पिटिटिव इनहिबिशन में सामने से बात किया जाता है, और कम्पिटिटिव इनहिबिशन में बैक साइड से। ठीक है, बैक डोर की एंट्री है, यहाँ बाइंड किया, इसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया और ये इस पर बाइंड नहीं कर पा रहा है। बाइंड नहीं करेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका है पोटेशियम साइनाइड, या जिसको आप साइनाइड पॉइजन बोलते हैं, साइनाइड पॉइजन। ठीक है, ये क्या है, ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इसके लिए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम का नाम है। कहाँ होता है एंजाइम, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन में ETS पढ़ा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये CM क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये इस एंजाइम का ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का इनहिबिटर क्या है, पोटेशियम साइनाइड। जितने साइनाइड पॉइजन खाने से इंस्टेंट डेथ हो जाती है, रेस्पिरेशन बॉडी में ब्लॉक हो जाता है तत्काल, क्योंकि एंजाइम काम करना बंद कर देता है। हाँ, क्या कह रहे हैं, आई कहाँ पर, हाँ आई ने इसकी शेप को बिगाड़ा था, एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर को बिगाड़ा था ताकि ये बाइंड ना कर पाए। नहीं, एस यहाँ बाइंड नहीं होगा क्योंकि ये एस की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एस जो है वो एल्लोस्टेरिक साइट पर, कभी सबस्ट्रेट याद रखिए एल्लोस्टेरिक साइट पर बाइंड नहीं करता है। ठीक है, सबस्ट्रेट एल्लोस्टेरिक साइट पर बाइंड नहीं करता है, ये यहाँ बाइंड नहीं कर सकता है। ठीक, यहाँ इनहिबिटर ही बाइंड करेगा। इनहिबिटर से कभी प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता उससे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सर हम ये नहीं समझ पा रहे कि एंजाइम क्या है, इनहिबिटर क्या है, और जो साइट बना वो क्या है, उसमें एंजाइम कौन सा है, एंजाइम कैसे अपना काम कर रहा है। एंजाइम ये है, एंजाइम की सरफेस पर कुछ गड्ढे हैं, इनको एक्टिव साइट बोलते हैं। उन पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलते हैं, इसके बाद प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ये जो टॉपिक है ये एंजाइम इनहिबिशन है। ये कौन कौन से एंजाइम की एक्टिविटी कैसे इनहिबिट होती है, वो इनहिबिटर उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है। दो तरीके से एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, कंपटीशन से। कंपटीशन में क्या होगा, इनहिबिटर की स्ट्रक्चर जब इससे मैच करेगी तो डायरेक्ट वो सामने बाइंड करेगा। ठीक है, डायरेक्ट ये बाइंड करेगा। समझ रहे हैं, इसमें क्या है, यहाँ सामने ना बाइंड करके यहाँ बाइंड करता है, तो इसकी स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। और ठीक है, इसी बात एक और चीज होती है, फीडबैक इनहिबिशन। एक टॉपिक है फीडबैक इनहिबिशन, इसी में है फीडबैक इनहिबिशन। मतलब एंजाइम की एक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि कौन कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो फीडबैक इनहिबिशन भी एक टॉपिक में है। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, देखिए कोई रिएक्शन चल रही है, ए से
क्या बन रहा है, बी बन रहा है, बी से सी से डी बन रहा है। जब किसी भी रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है ना। तो किसी रिएक्शन में जब कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता है तो वही प्रोडक्ट अपनी ही रिएक्शन को कुछ समय के लिए रोक देता है। फैक्ट्री में सामान बन रहा है, तो अगर वो प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता है तो क्या कंपनी वाले और ज़्यादा बनाते नहीं, जब तक वो सप्लाई नहीं होगी तब तक उसको प्रोसेस को रोक देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, जो रिएक्शन चल रही होती है और इसमें इन्वॉल्व है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बना है अगर ये बहुत ज़्यादा बन गया है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, टेम्पोररी थोड़े समय के लिए रुक जाएगी। कौन रोकेगा, इसका यही जो प्रोडक्ट बना है यही प्रोडक्ट इसके लिए घातक हो जाएगा, यही प्रोडक्ट अपनी रिएक्शन को रोकेगा। फीडबैक का मतलब समझते हैं क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, प्रोडक्ट नहीं फीडबैक होता क्या है, प्रतिक्रिया देना। जैसे मतलब कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में अपना जो है व्यू देना कि सही है कि गलत है, फीडबैक देना। तो ये फीडबैक नेगेटिव दे रहा है, इस रिएक्शन में ये डी प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है तो ये नेगेटिव फीडबैक कर रहा है इसको। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ज़्यादा बन गया तो रिएक्शन रोकना है। कैसे रुकेगा, यहाँ पर जो एंजाइम होगा ना, यहाँ पर जो एंजाइम होगा, ठीक है, इस एंजाइम पर क्या होगा, एक्टिव साइट होगा। तो ये प्रोडक्ट एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि ना तो इनहिबिटर एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, सॉरी इनहिबिटर बाइंड करेगा कंप्लीशन वाले, इनहिबिटर कंप्लीशन वाले बाइंड करेंगे। ये प्रोडक्ट बना है ये एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेगा। इसमें जो एंजाइम है इसकी एक्टिव साइट पर ये बाइंड नहीं करेगा, ये कहाँ बाइंड करेगा, एलोस्टेरिक साइट, दूसरी साइड बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद क्या करेगा, इसकी शेप पर ये बिगाड़ देगा। तो शेप वही है कि इस रिएक्शन में जो ए सबस्ट्रेट है ना, ये सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा, एंजाइम काम नहीं करेगा, बी नहीं बनेगा, ए से बी बनेगा ही नहीं, समझ रहे ना। ए यहाँ बाइंड नहीं करेगा तो ए से बी का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसी को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। सेम प्रोसेस है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वाला। नॉन कॉम्पिटिटिव में यही था, लेकिन उसमें इसमें अंतर क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर कहीं बाहर से आया था प्रोडक्ट, यहाँ पर इनहिबिटर खुद अपने रिएक्शन का प्रोडक्ट है, अपने रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, इनहिबिटर का काम कर रहा है, समझ रहे ना। ये होता है फीडबैक इनहिबिशन। एक लाइन यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट आता होता है व्हेन प्रोडक्ट एक्युमुलेट, जब प्रोडक्ट ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तब होता है फीडबैक इनहिबिशन। कैसे होगा, प्रोडक्ट जो होगा बाइंड करेगा, बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट एंड इनहिबिट द एंजाइम, एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट इनहिबिटर है। एंजाइम की मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लीजिए, हालांकि बुक में नहीं दिया है, बहुत जल्दी से थोड़ा समझाएंगे। का एंजाइम जो काम करते हैं मैकेनिज्म, उसकी थ्योरी, एंजाइम के मैकेनिज्म की दो थ्योरी है, ठीक है। पहला है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस है। एंजाइम काम करते हैं तो उसकी दो थ्योरी दी हुई है, कैसे काम करते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। बुक में नहीं दिया है लेकिन समझ, दो तरीके से एंजाइम काम करते हैं। लॉक एंड की हाइपोथेसिस में क्या बताया जाता है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि एंजाइम जो होता है उसमें एक्टिव साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट बहुत सारी होती हैं, ठीक है, और सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जो है वो बिहेव लाइक अ की, ये की तरह काम करता है, और एंजाइम लॉक की तरह काम करता है। किसकी तरह, लॉक। आप एंजाइम को समझिए, लॉक चाहिए, एंजाइम क्या इसको आप लॉक समझिए, और सबस्ट्रेट को क्या समझिए, की। जैसे एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर लॉक में ही बाइंड होती है, एक की से दूसरा लॉक नहीं खुलेगा, उसी तरीके से ये की जो है इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर यही बाइंड करेगी, यही सबस्ट्रेट इस पर बाइंड करेगा, क्योंकि इसकी शेप इसके से मैच कर रही है, समझ रहे ना। तो
तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस में यही बताया गया है कि सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम जस्ट लाइक द पी बाइंड टू द लॉक। ये किसने दिया था ये पता होना चाहिए, एमिल फिशर साइंटिस्ट ने दिया था। समझे, इतना तो लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे। दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसमें एक चीज और समझिए, इसमें सबस्ट्रेट की शेप एक्टिव साइट से मैच करनी चाहिए तभी ये हाइपोथेसिस फॉलो होती है, और जनरली ऐसा होता ही है। जनरली सबस्ट्रेट की शेप एंजाइम की एक्टिव साइट से मैच करती है। इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये हाइपोथेसिस दिया था होस्टलैंड ने, लिखेंगे बाई होस्टलैंड, साइंटिस्ट थे होस्टलैंड, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जब एंजाइम की एक्टिव साइट की जो स्ट्रक्चर है, और मान लीजिए सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर कुछ अलग है और एंजाइम सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड होना है, तो कैसे होगा वो बाइंड। तो देखिए इसमें क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल समझते हैं। इंड्यूस्ड क्यों बोलते हैं, जैसे ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 3 लोग सीट पर बैठे, चौथा बैठना चाहता है तो क्या करेंगे, पहले उसको जस्ट मोटिवेट करेंगे कि हमको भी बैठा लीजिए किसी तरह। भाई मोटिवेट होगा तभी तो बैठा लेगा, तो उसको पहले इंड्यूस कराएंगे। किसको, 3 लोगों में 3 लोगों से एंजाइम समझ लीजिए, 3 लोगों के बीच में जगह है, 3 लोग बैठे हैं, बीच में थोड़ी सी जगह है ना, जगह से एक्टिव साइट समझिए। अब ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम को इंड्यूस कौन करेगा, सबस्ट्रेट करेगा, अगला जो पैसेंजर खड़ा हो वो करेगा। तो जब ये इंड्यूस हो जाएंगे तो कहेंगे आगे बैठ जाओ, तो बैठ जाएंगे तो फिर ये जो है एडजस्ट करेंगे अपने आप को, कितना एडजस्ट करेंगे, जो बैठा रहेगा उसको किनारे कर देंगे, होता है ना। फिर से जो बैठा रहता है वही पता लगा सीट पर लटक जाता है, जो बाद में बैठता है वो सेट खोल के बैठ जाता है फैल के आराम से, होता है ना। सीट कभी नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये सबस्ट्रेट इस पर बाइंड नहीं कर पा रहा, ये देखिए सेट होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर अलग है। तो एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम अपनी ही एक्टिव साइट को एडजस्ट करेगा, सबस्ट्रेट एडजस्ट नहीं होगा, एडजस्टमेंट एक्टिव करेगा एंजाइम। एंजाइम अपने एक्टिव साइट की शेप को बदलेगा थोड़ा सा, देखिए किसकी वजह से बदलेगा, सबस्ट्रेट को देख करके बदलेगा। सबस्ट्रेट अटैच होता है पहले, सेट होने की कोशिश करता है, नहीं सेट होता है तो एंजाइम उसको सेट करा देता है, समझ रहे हैं ना। यह हाइपोथेसिस जनरली कौन सी हाइपोथेसिस फॉलो होती है, इमिल वाली। इसमें आप किसने दिया था, इसको समझ लीजिए। यहाँ होता है सबस्ट्रेट, एक लाइन लिख लीजिएगा, सबस्ट्रेट इंड्यूस करता है एंजाइम को, तो एंजाइम इसको प्रभावित करेगा, एंजाइम को वो इंड्यूस करेगा, इंप्रेस करेगा, इसके लिए टू एडजस्ट इट, इट्स एक्टिव साइट, ताकि आप अपनी एक्टिव साइट को एडजस्ट करिए। इसके लिए फॉर बाइंडिंग, अटैच कराने के लिए एक्टिव साइट को बदल लो थोड़ा सा, ठीक है। आगे दिया है, बुक से पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, अलग से नहीं बताना है। आगे वाला टॉपिक बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, तो उसमें थोड़ा सा ये समझना है आपको कि एंजाइम को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने क्लास ग्रुप में, यहाँ हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, सब बुक से देखिएगा, केवल समझ लीजिए। टोटल कितने ग्रुप हैं, 6 हैं, 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया एंजाइम, ठीक। और हर क्लास में आगे लिखा गया है, हर क्लास में 4 से लेकर के कितनी, 16 सब क्लास में, ये लिखा गया ना, 13 है, 13, 4 से लेकर के 13 सब क्लास है, 6 टोटल क्लास हैं, और हर क्लास के अंदर में 4 से लेकर के 13 सब क्लास है, छोटी क्लासेस हैं, ठीक है। कौन आया, ये किसने बनाया है, तो IUB, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, जो बायोकेमिस्ट होते हैं, रासायनिक वैज्ञानिक, ठीक है, उन्होंने इसकी 6 क्लासेस एंजाइम की डिवाइड कर दी। अब 6 क्लासेस जो बनी हुई हैं उसको उसी में से टिक कर लीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखना, वो क्लास सीक्वेंस में है,
इसमें एक भी क्लास आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि पहले वाले एंजाइम को जो पहले वाले को लास्ट में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। सब सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। पहली क्लास कौन सी है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, लिखा हुआ है ऑक्सीडो रिडक्टेज है, रिडक्टेज। इसका दूसरा नाम डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये पहला एंजाइम का क्लासिफिकेशन है। मतलब कुछ एंजाइम के नाम के आगे आपको डिहाइड्रोजिनेज वर्ड सफिक्स लगा मिल जाएगा, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जानते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करते हैं? पानी नहीं निकालते हैं, वो हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है बताइए? हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन। किसी सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन जुड़ रहा, हाइड्रोजिनेशन। कहीं से किसी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकल रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। इसके बाद में वाटर जुड़ रहा है तो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? वाटर निकलना। कार्बोक्सिलेशन का मतलब जैसे एक एंजाइम पढ़े होंगे PEP कार्बोक्सिलेज और REBP कार्बोक्सिलेज। केल्विन साइकिल का एक एंजाइम है रुबिस्को, उसका पूरा नाम में लास्ट में क्या है? कार्बोक्सिलेज लिखा रहता है। तो कार्बोक्सिलेज का मतलब होता है वो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को जुड़वाएगा। क्या अटैच कराएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। डी कार्बोक्सिलेज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को किसी सबस्ट्रेट से निकालने वाले एंजाइम का नाम डी कार्बोक्सिलेज। ऐसे ही क्या है? डिहाइड्रोजिनेज है, ये हाइड्रोजन को निकालेगा, H+ किसी केमिकल से हटाएगा। समझ रहे हैं ना? पहली क्लास ये होगी डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा क्लास क्या हो गया? सेकंड कौन सा लिखा है? ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब क्या है? ट्रांसफरेज ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सबस्ट्रेट है, इस पर कोई ग्रुप लगा है, S सबस्ट्रेट है। क्या किसी रिएक्शन में एक ही सबस्ट्रेट हो सकता है? एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे रुबिस्को जो एंजाइम होता है, रुबिस्को इस एंजाइम के दो सबस्ट्रेट हैं। देखिए RUBP शुगर है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को जोड़ने का काम करता है रुबिस्को। तो दो सबस्ट्रेट हैं, S सबस्ट्रेट है, उसके साथ क्या लगा है? कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और एक सबस्ट्रेट है SS, उसके साथ ग्रुप नहीं है। इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा, अगर इस रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट S से ग्रुप हट करके कहाँ चला गया? SS के पास चला गया, तो ये ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है ग्रुप का ट्रांसफर। इसमें एंजाइम का नाम क्या रहेगा? ट्रांसफरेज एंजाइम। समझ लेना, ट्रांसफरेज कैटेगरी का एंजाइम रहेगा। ऐसा कहाँ पढ़े हैं? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हालांकि ये नहीं, ग्लूकोज फॉस्फेट अटैच होगा, ग्लूकोज फॉस्फेट अटैच होगा। समझ में आया? एक सबस्ट्रेट से ग्रुप हटा करके दूसरे पर लग रहा है ट्रांसफरेशन रिएक्शन। तीसरा एंजाइम कौन सा है? हाइड्रोलेज। तो हाइड्रोलेज कुछ नहीं है। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करेंगे? किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़ने का काम करेंगे। जैसे अगर प्रोटीन है आपके पास पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का मतलब स्टार्च हो गया और ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड। और आपके पास क्या है? DNA है या फिर RNA है, जिसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। इनको अगर तोड़ना है तो वाटर की नीड पड़ेगी, बिना वाटर के ये इसके बॉन्ड नहीं टूटेंगे। किसी प्रोटीन को जब तोड़ा जाता है तो प्रोटीन से क्या बनता है? अमीनो एसिड बनते हैं ना। तो अमीनो एसिड जब बनेंगे, मैंने एक चीज बताया था, अमीनो एसिड को जब जोड़ना है आपको, अमीनो एसिड जब जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही DNA के जो न्यूक्लियोटाइड है उसको जब जोड़ना है तो उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, मैंने बताया, पता है ना? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, DNA या RNA का बॉन्ड बनता है। तो बताइए जब प्रोटीन को तोड़ना है तो वाटर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? उल्टा करेंगे ना। बॉन्ड बनाने के लिए प्रोटीन में
वाटर चाहिए। प्रोटीन को तोड़ना है तो नहीं, वाटर निकलेगा, और प्रोटीन को जब ब्रेक करना है तो वाटर की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे ना। इस सब में वाटर की नीड है, इसलिए एंजाइम का नाम क्या रहेगा? हाइड्रोलेज। प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या रहेगा? हाइड्रोलेज कैटेगरी का एंजाइम है। पॉलीसेकेराइड को ब्रेक करने वाले एंजाइम हाइड्रोलेज कैटेगरी का, मतलब वाटर की नीड पड़ती है। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आगे इसमें कोई ना कोई बॉन्ड होंगे ना, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तो आप देखेंगे कभी कहीं कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको टूटता हुआ नजर आएगा, कहीं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटता हुआ नजर आएगा। भाई ये सब केमिकल्स है, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होगा, ये भी बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड टूटेंगे, वाटर की मदद से टूटेगा। समझ में आया? ये कैटेगरी है, ये एंजाइम के नाम नहीं है स्पेशली, ये एंजाइम की कैटेगरी, समझ लेना। आगे देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ सुक्रेज एंजाइम बताइए किस कैटेगरी का, या पैप्सिन एंजाइम किस कैटेगरी का? पैप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है, वाटर के प्रोसेस में तोड़ेगा। हाइड्रोलेज कैटेगरी का। सुक्रेज क्या करेगा? सुक्रोज डाइसैकेराइड शुगर है उसको तोड़ने का काम करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाएगा, वो इस कैटेगरी का एंजाइम, समझ लेना। दूसरा होता है लाइस, ये लिखा ना, LYASE लाइस। हाइड्रोलेज और लाइस में एक डिफरेंस है, समझिए, और कुछ नहीं है। इसमें वाटर की नीड नहीं पड़ती है, बिना पानी के किसी केमिकल को तोड़ना, उसके कार्बन कार्बन की बॉन्ड को तोड़ लेना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ लेना विदाउट वाटर, तो वो एंजाइम किस कैटेगरी में आएगा? लाइस में आएगा। तो समझ रहे ना, वाटर की नीड है या वाटर की नीड नहीं। अगला कौन सा है? आइसोमरेज। आइसोमरेज सबको पता होगा, आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमरेज, आइसोमरेज एक कैटेगरी है जिसमें आइसोमर समझते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है बताइए आपस में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, ऐसे केमिकल को आइसोमर। तो मान लीजिए एक रिएक्शन आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, सबको पता है ना। ये रिएक्शन है ना, सेम केमिकल है, केवल स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है, इसमें क्या एंजाइम लगेगा और कौन सा लगेगा? समझ ना। और लास्ट का एंजाइम कौन सा है? लाइगेज। लास्ट में लाइगेज का मतलब ही होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। अगर मान लीजिए ए और बी को जोड़ करके सी बनाया जा रहा है तो एंजाइम का नाम क्या रहेगा? लाइगेज। दो को जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डीएनए लाइगेज एक एंजाइम का नाम है। ये क्या करता है? डीएनए लाइगेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। कहाँ? ओकाजाकी फ्रैगमेंट पता है ना, ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब जोड़ने वाला है, तो सबस्ट्रेट को अटैच कर देता है। अगला टॉपिक क्या है? कोफैक्टर। क्या होते हैं कोफैक्टर्स? नॉन प्रोटीन पार्ट अधिक जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की दो कैटेगरी होती है। एक होता है सिंपल एंजाइम, एक क्या है? सिंपल एंजाइम्स है, और दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम, अगर एंजाइम में केवल और केवल प्रोटीन है, केवल और केवल इसमें क्या है? प्रोटीन है। सिंपल एंजाइम मेड ओनली बाय ओनली प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं होता है। कंजुगेटेड में प्रोटीन के अलावा एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा रहता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट, समझ रहे हैं? तो वो फैक्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सिंपल एंजाइम में कोफैक्टर नहीं होता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में होता है, समझ रहे हैं ना? कहाँ मिलेगा? कॉन्जुगेटेड एंजाइम में।
अब देखिए कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्या है ये? नॉन प्रोटीन पार्ट किसका? ऑफ एंजाइम। एंजाइम के साथ जो ऐसा पार्ट लगा रहता है जो प्रोटीन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। अगर कोफैक्टर नहीं रहेगा तो एंजाइम, ये वाला एंजाइम काम ही नहीं करेगा। समझ रहे ना? इसकी एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर जरूरी है। तो कोफैक्टर किसके लिए नेसेसरी है? नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी अगर कोफैक्टर हटा दिया जाए तो वो पर्टिकुलर एंजाइम काम नहीं करेगा। कोफैक्टर कितने टाइप के होते हैं? कोफैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। दूसरा कौन सा है? कोएंजाइम्स हो गया। कोएंजाइम्स। और तीसरा हो गया मेटल आयंस। समझ रहे हैं ना? ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक हो सकता है। अगर ऑर्गेनिक है तो उसमें 2 वैरायटी हो सकती है, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाएगा या फिर कोएंजाइम, क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक नेचर का है और ये भी ऑर्गेनिक नेचर का है। अंतर क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप में, प्रोस्थेटिक ग्रुप एक कोफैक्टर का नाम है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली अटैच रहता है। अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली अटैच है तो ऐसे कोफैक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन कंडीशन क्या है? ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ये क्या होता है? टाइटली बाउंड होता है। टाइटली बाउंड है किसके साथ? विद मेन एंजाइम, विद प्रोटीन पार्ट। एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है उसके साथ टाइटली बाउंड है। ठीक है? ये क्या है? लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड। डिफरेंस दोनों में यही है। उसमें एक वर्ड लिखा गया ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट का मतलब, ट्रांजिएंट समझ रहे हैं ना? थोड़े समय के, जैसे ES कॉम्प्लेक्स और ED कॉम्प्लेक्स ट्रांजिएंट स्टेज होती है, वैसे यहाँ पर इसकी बाइंडिंग क्या होती है? ट्रांजिएंट। वो एंजाइम के साथ ट्रांजिएंटली बाउंड रहता है। अब इनके एग्जाम्पल समझ लीजिए। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल क्या है? बोलेंगे हीम। हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। किसका है? वो आप बोलेंगे कैटालिस एंजाइम में होता है। और कहाँ होता है? पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज। जानते हैं हीम क्या है? हीमोग्लोबिन में 2 चीजें होती हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम पिगमेंट है और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन होता है। ठीक है? ऐसे यहाँ पर हीम जो है कैटालिस और पेरोक्सीडेज एंजाइम समझ रहे ना? पेरोक्सीडेज क्या करेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने में मदद करेगा। कैटालिस क्या करेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड तोड़ेगा। ये कहाँ पढ़ा था आपने? पेरोक्सीसोम, एक सेल ऑर्गन्स पढ़ाया था, पेरोक्सीसोम्स, उसमें बताया था दोनों रहते हैं। ठीक है? लेकिन एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर ही नहीं है। आगे देखिए कोएंजाइम। तो कोएंजाइम लूजली बाउंड है। कोएंजाइम का एग्जांपल क्या है? NAD और NADP। ये दोनों क्या है? कोएंजाइम। कहाँ देखने को मिलते हैं ये? जब आप आगे रिएक्शन पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, आपको ये बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगी। इस रिएक्शन में NAD अटैच हो रहा है। समझ रहे हैं ना? जैसे जैसे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे वहाँ बता देंगे कि NAD कहाँ अटैच हो रहा है रिएक्शन में। NAD NADP एंजाइम का कोएंजाइम होता है। किसी भी एंजाइम का कोफैक्टर है कौन सा वाला? कोएंजाइम वाला। ठीक है? अब देखिए जितने भी कोएंजाइम होते हैं उसमें से ज़्यादातर कोएंजाइम किससे बनते हैं? विटामिन नियासिन से बनते हैं। ये NAD कहाँ से बना? इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है? तो निकोटिनामाइड का मतलब नियासिन। ये नियासिन विटामिन से बनता है। जितने कोएंजाइम हैं, क्योंकि कोएंजाइम का उदाहरण क्या है? वो है में क्या है? तो कोएंजाइम ज्यादातर कहाँ से बनते हैं? विटामिन नियासिन। लिखेंगे डेराइव्ड फ्रॉम नियासिन। नियासिन विटामिन B3 का नाम है। विटामिन B3 जो होता है उसी का दूसरा नाम क्या है? नियासिन। समझ रहे हैं ना?
नियासिन से डेराइव होते हैं। मेटल आयंस में क्या हुआ, अगर कोफैक्टर कैसा है, इनऑर्गेनिक नेचर का है, कैसा है, इनऑर्गेनिक, तो ऐसे कोफैक्टर को क्या बोलेंगे, मेटल आयंस। समझ रहे हैं ना, ऐसे कोफैक्टर को हम लोग मेटल आयंस। उदाहरण क्या है, जिंक एक कोफैक्टर है, जिंक एक मेटल आयन है जो कोफैक्टर की तो है, तो कोफैक्टर की 3 कैटेगरी है। तो जिंक क्या है, एक कोफैक्टर है जो मेटल आयन कैटेगरी में आता है, और ये किसका कोफैक्टर है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है, उसका कोफैक्टर जिंक होता है। ऐसे ही एक एंजाइम आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन द प्लांट वाला जो टॉपिक है, चैप्टर रेस्पिरेशन इन द प्लांट, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जब पढ़ेंगे तो उसमें देखिए मैग्नीशियम प्लस प्लस क्या है, कोफैक्टर, ठीक है, इसका है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का क्या चीज़ है, मैग्नीशियम। तो दिखा दीजिए, हमको दिखा दें कहाँ है मैग्नीशियम, इसका कोफैक्टर है। 1 सेकेंड बस, मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ, सब लोग देख लीजिएगा कहाँ है ये। फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर जल्दी से ओपन कर लीजिए, और पेज नंबर नई वाली बुक में जो भी है दिखा देना सबको। पेज नंबर 231 पर आप लोग आराम से देख लीजिएगा। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम प्लस प्लस कोफैक्टर का काम करेगा, पीडीएच एंजाइम का नाम होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है।